Hello students, today we are going to discuss a new topic, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो टॉपिक है यह टॉपिक आपकी 12th एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। इकोलॉजी इस टॉपिक की यदि मैं बात करूं तो आपके नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, इसलिए यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन रेज हो जाते हैं। सो इकोलॉजी को हम आने वाले लेक्चर्स में कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम डिस्कस वन बाय वन करेंगे। देखिए, इकोलॉजी के अंदर 4 चैप्टर अपने को डिस्कस करने हैं डिटेल में। 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर 3 थर्ड जो रहेगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, चैप्टर नंबर 4 फोर्थ जिसके अंदर आएगा इन्वायरमेंटल इश्यूज। चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, सक्सेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इकोसिस्टम के अंदर हम इकोसिस्टम कहते किसे हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट्स, इसके अंदर एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करेंगे, डीकम्पोजिशन की बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। इकोसिस्टम कंप्लीट होने के बाद में हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। उसमें आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में आइडिया दिया जाएगा कि अर्थ पर कितनी बायोडाइवर्सिटी है, अर्थ के ऊपर इंडिया के अंदर क्या हालत है बायोडाइवर्सिटी की। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए, और यदि कंजर्व करना चाहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के क्या क्या तरीके होते हैं। ये हम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो कि लास्ट चैप्टर रहेगा उसमें हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। इन पोल्यूशन के होने के पीछे वजह क्या है, इन पोल्यूशन के होने से क्या क्या ह्यूमन की हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ते हैं, और इन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं या क्या क्या मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा चुकी है, ये बात करेंगे हम लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर। फिर लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट आएगा, वैसे तो वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, लेकिन फिर भी मॉड्यूल के हिसाब से वो सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के अंदर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे, मतलब हमारी पॉपुलेशन, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके बारे में, और ग्रोथ के पैटर्न को समझेंगे कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ पैटर्न होता है, कर्व या ग्राफ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कुल मिला के आने वाले लेक्चर्स में अपने इस तरीके से हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज चैप्टर हम बात करते जाएंगे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर शुरुआत में मॉड्यूल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन। वो देखिए, द टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी जो टर्म कोइन किया था, जो प्रपोज किया था, वो किया था ई हेकल साहब ने। ई हेकल ने इकोलॉजी टर्म दिया, लेकिन उसका सबसे ज्यादा यूज, जो एक्सटेंसिव यूज है, वो किया था रेटर ने। रेटर ने तो बल्कि इकोलॉजी को एक ब्रांच की फॉर्म में स्टैब्लिश किया, जिसमें स्टडी की जाने लगी, लोग कोर्स करने लगे। कुल मिला के रेटर को क्रेडिट जाता है इकोलॉजी को एक
बायोलॉजी के अंदर ब्रांच और सब्जेक्ट की फॉर्म में स्टैब्लिश करने में, इसलिए रेटर को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोलॉजी है। वार्मिंग जो रहे हैं इकोलॉजिस्ट वार्मिंग, उन्होंने टर्म इकोलॉजी वाज एम्प्लॉयड फॉर स्टडी ऑफ प्लांट्स। उन्होंने इकोलॉजी टर्म को प्लांट्स की स्टडी के लिए पहली बार प्रपोज किया था वार्मिंग ने। से वार्मिंग को फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी। इंडिया में देखिए, इंडिया में इकोलॉजी को लाने का जो क्रेडिट है, इंडिया में, भारत में इकोलॉजी को लाने का जो क्रेडिट है वह जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी का नाम आपके लिए याद रखना जरूरी है, इसलिए नहीं कि वो एक इंडियन है, इसलिए कि आपके इकोलॉजी चैप्टर में जहाँ पर इकोलॉजी एनसीईआरटी के अंदर शुरू होता है, वहाँ पर लेफ्ट पेज पर पूरा का पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन उनके बारे में दिया है। तो इतनी इंफॉर्मेशन जब एनसीईआरटी में जगह बनाई है, उनका फोटो भी है, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पूरा लिटरेचर याद करने की बजाय आपकी सुविधा के लिए हमने कुछ खास इंफॉर्मेशन निकाली है। आपको 3 बातें याद रखनी है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी के बारे में। पहली बात, इंडिया में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी से पहले इकोलॉजी को कोई जानता नहीं था। पहली बार इंडिया में इकोलॉजी को लाने का क्रेडिट और इकोलॉजी डिपार्टमेंट खोलने का क्रेडिट जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी ने इकोलॉजी जो डिपार्टमेंट है वह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU वाराणसी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंदर इकोलॉजी डिपार्टमेंट को खोला, और तभी से इंडिया में इकोलॉजी के अंदर देख सकते हैं आप, इकोलॉजी के अंदर टीचिंग एंड रिसर्च शुरू हुआ। तो पहला डिपार्टमेंट इकोलॉजी जो है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर स्टार्ट किया, और तब से ही एक्चुअली ही एस्टैब्लिश्ड टीचिंग एंड रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी इन BHU इंडिया। तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। दूसरा काम जो आपको याद रखना है कि भारत सरकार के साथ मिलकर, या भारत सरकार को समझे कहें कि एडवाइज किया प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने, और बनाई एक कमेटी जिसका नाम है नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, NCEPC। अब आप कहेंगे NCEPC का क्या इंपॉर्टेंस है? नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, इस कमेटी के बाद में ही मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश किया। देखिए, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है जो आप देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, वो NCEPC की ही बदौलत बना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट को इनडायरेक्टली प्रोफेसर रामदेव मिश्रा ने ही भारत सरकार के साथ मिलकर स्टैब्लिश कराया थ्रू दिस कमेटी। प्रेजेंट टाइम में मैं आपकी जानकारी के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड जानकारी दे दूं कि जो भारत सरकार के अंदर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उसको नाम चेंज करके उसका नाम रखा है इस टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। आप कहेंगे तो पहले ही था, तो पूरा नाम सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एंड बर्निंग इशू है, इसलिए इन्होंने क्लाइमेट चेंज इसके अंदर जोड़ा। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी? यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इकोलॉजी होता है ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन, और ऑर्गेनिज्म का अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच होने वाले इंटरेक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। मतलब मैं यदि अपनी इकोलॉजी बात करूं, मेरा लिविंग के साथ इंटरेक्शन और मेरा अबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, इसको यदि मैं कंबाइन करके स्टडी करूं तो वो इकोलॉजी कहलाएगी। तो इसको यहां समझें, इकोलॉजी की डेफिनेशन बताइए। ऑर्गेनिज्म, ध्यान से दें, ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट।
जनरली स्टूडेंट या बच्चा जो है ये सोच लेता है कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट है वो हवा पानी होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट वो बायोटिक हो सकता है, अबायोटिक हो सकता है। अबायोटिक ही अकेले नहीं होता, बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों हो सकता है। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट है वो बायोटिक अबायोटिक हो सकता है। बायोटिक में प्रोड्यूसर जो फूड बनाने वाले हैं, कंज्यूमर जो खाने वाले हैं, डीकंपोजर इसमें माइक्रोब्स आते हैं। अबायोटिक के अंदर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल आता है। तो आप याद रखें किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों से मिलकर बना होता है। तो अब देखिए ऑर्गेनिज्म का अपने बायोटिक के साथ इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म का अपने अबायोटिक के साथ इंटरेक्शन की कलेक्टिव स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। ये ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकते हैं, ये ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हो सकते हैं और ये ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स भी हो सकते हैं। इसलिए देखिए क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट है, देख लो आप यहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रखो उसका इंपैक्ट आपको बायोटिक पर दिखाई देगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म देखो उसका इंपैक्ट अबायोटिक पर और अबायोटिक का इंपैक्ट ऑर्गेनिज्म पर, बायोटिक का इंपैक्ट ऑर्गेनिज्म पर भी मिलेगा। इस तरीके से मतलब सिंपल रखो, ऑर्गेनिज्म एक रैबिट है, यदि वहां घास फूस ज्यादा होगी, प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे तो रैबिट का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। वहां पर कंज्यूमर्स कार्निवोर्स ज्यादा हो गए तो रैबिट का नंबर कम हो जाएगा। इस तरीके से बायोटिक एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म। इट कुड बी पॉजिटिवली और इट कुड बी नेगेटिवली, दोनों तरीके से जो है वो इंपैक्ट कर सकता है। दैट्स वाई ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट दे आर इंटरडिपेंडेंट, दे आर इंटररिलेटेड, इंटररिलेटेड है, एंड दे आर म्यूचुअली रिएक्टिव। म्यूचुअली रिएक्टिव का मतलब यही तो हुआ, किसी भी तरह का यहां पर बदलाव, चेंज वो यहां पर भी दिखाई देगा, और किसी भी तरह का बायोटिक और अबायोटिक में यदि बदलाव हो तो वो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन पर भी दिखाई देगा। वो पॉजिटिव वे में हो सकता है और वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट बोथ आर म्यूचुअली रिएक्टिव, साथ साथ चेंज वाले, म्यूचुअली रिएक्टिव। सो इकोलॉजी जो है देखिए दो लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन ग्रीक वर्ड ओइकोस एंड लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है हैबिटेट और होम, लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी, टू स्टडी। इसलिए इकोलॉजी क्या हुआ, स्टडी ऑफ होम और हैबिटेट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के होम की या उसके हैबिटेट की स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है। अब यहां पर आपके मॉड्यूल में दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म दिए, उनको आप समझे, यहां पर लिखा है। देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म इसको हटा दो और यहां पर ऑर्गेनिज्म की जगह आप सिंगल स्पीसीज रखो। सो सिंगल स्पीसीज और उसके बीच इन्वायरमेंट, सिंगल स्पीसीज उसके इन्वायरमेंट के बीच की स्टडी को ओटिकोलॉजी कहा जाता है। ओटिकोलॉजी कहते हैं। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज रखो और इन्वायरमेंट का ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के ऊपर इंट्रैक्शन की स्टडी को सिनेकोलॉजी कहते हैं। अब देखिए ओटिकोलॉजी के कई सारे नाम हो सकते हैं। कैसे, सिंगल स्पीसीज, इसलिए इस ओटिकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसको इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल भी कहते हैं क्योंकि इंडिविजुअल सिंगल रहते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी भी कहते हैं, इसको इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल भी कहते हैं, और इसे स्पीसीज इकोलॉजी भी कह सकते हैं आप, एक सिंगल स्पीसीज की है। लेकिन सिनेकोलॉजी को कहते हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, कम्युनिटी इकोलॉजी भी इसको कहा जाता है। इसके तीन नाम है। ओटिकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज इंडिविजुअल इकोलॉजी, इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल, पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पीसीज इकोलॉजी, जबकि सिनेकोलॉजी को बोलते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। बिल्कुल सिंपल ध्यान रखें, किसी एक के ऊपर इन्वायरमेंट के इंपैक्ट ओटिकोलॉजी, टाइगर के ऊपर इन्वायरमेंट का इंपैक्ट देख रहे हैं, बस टाइगर पॉपुलेशन, तो आप ओटिकोलॉजी कर रहे हैं। और किसी फॉरेस्ट के अंदर, किसी जंगल में डिफरेंट स्पीसीज के ऊपर इंपैक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो आप सिनेकोलॉजी कर रहे हैं। किसी एक स्पीसीज का स्टेटस पता करना हो तो ओटिकोलॉजी करेंगे। यदि किसी फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीसीज
पूरे एंटायर डाइवर्सिटी का पता करना हो तो सिनेकोलॉजी की जाती है। तो क्लियर है आपको डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, उसके बाद में ऑटिकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी क्लियर रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अब इसके बाद में इकोलॉजिकल हायरार्की दिया है आपके एनसीईआरटी इसमें मॉड्यूल के अंदर। देखिए इकोलॉजिकल हायरार्की की बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप बायोलॉजी पढ़ते हुए 3 हायरार्की को स्टडी करते हैं। एक इकोलॉजी के अंदर इकोलॉजिकल हायरार्की, 2 हायरार्की आप पढ़ते हैं, कौन कौन सी पढ़ते हैं मैं बात बताता हूं। एक पढ़ते हैं आप प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर जिसे बोलते हैं टेक्सोनोमिकल हायरार्की। टेक्सोनोमिकल हायरार्की की शुरुआत होती है किंगडम, उसके बाद में डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उसके बाद में जीनस, जेनरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो जीनस स्पीसीज से चाहे किंगडम की बात करूं या किंगडम से स्पीसीज की बात करूं, ये है टेक्सोनोमिकल हायरार्की। दूसरी हायरार्की आप पढ़ते हैं सेल, सेल से मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना ऑर्गेनिज्म। इसे कहते हैं बायोलॉजिकल हायरार्की। बायोलॉजिकल हायरार्की की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल और बायोलॉजिकल हायरार्की की सबसे बड़ी यूनिट ऑर्गेनिज्म। तो जहां पर बायोलॉजिकल हायरार्की खत्म होती है ऑर्गेनिज्म, वहां से इकोलॉजिकल हायरार्की की शुरुआत होती है। सो बायोलॉजिकल हायरार्की की सबसे बड़ी यूनिट इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। सो ऑर्गेनिज्म, अब आप समझिए, चलिए ऑर्गेनिज्म से बढ़ते हैं आगे। ऑर्गेनिज्म हम फॉरेस्ट के अंदर बात करेंगे। कोई भी हमने एक ऑर्गेनिज्म पकड़ लिया, हमने एग्जांपल के लिए पकड़ा ऑर्गेनिज्म रैबिट। एक रैबिट आप देख रहे हैं, क्या उस जंगल में एक ही रैबिट प्रेजेंट होगा? आप कहेंगे सर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं रहता है, वो ढेर सारे डिफरेंट मेंबर की फॉर्म में रहता है। ह्यूमन ढेर सारे, रैबिट भी उस जंगल में ढेर सारे होंगे। इसलिए ऑर्गेनिज्म, ढेर सारे ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज के ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का यही तो डेफिनेशन है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया, इसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे यहां पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था रैबिट, लेकिन R1, R2, R3, R8, 8 रैबिट, तो पॉपुलेशन। एरिया मेंशन करना जरूरी है। ह्यूमन पॉपुलेशन, तो कहां की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं आप? कोटा की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, दिल्ली की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, लखनऊ कानपुर की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, श्रीनगर की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। आपको एरिया बताना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन ऑफ जैसलमेर, तो जैसलमेर की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर, तो श्रीनगर की पॉपुलेशन। सो किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज जो प्रेजेंट होते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं। सेम स्पीसीज के ध्यान रखें, पॉपुलेशन। अब आप बताइए, उस जंगल में चलो हमने मान लिया कि 10, 15, 20, 50 रैबिट है, तो क्या रैबिट घूम रहे हैं ऐसे ही रह लेंगे? आप कहेंगे नहीं, रैबिट को खाने के लिए दूसरी पॉपुलेशन से भी तो इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ग्रास खा रहे हैं तो ग्रास की पॉपुलेशन, हर्ब्स। अब रैबिट को खाने वाली वहां फॉक्स भी होगी, तो फॉक्स रैबिट के साथ इंटरेक्शन कर रही है। फॉक्स पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद रैबिट पॉपुलेशन एंड रैबिट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद हर्ब्स पॉपुलेशन। वहां पर टाइगर घूम रहा है तो वो फॉक्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा है और रैबिट को भी खा लेता है। तो टाइगर पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद फॉक्स पॉपुलेशन एंड रैबिट पॉपुलेशन। उस एरिया में कुछ हिडन ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते जनरली, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। जब इनमें से टाइगर, फॉक्स, रैबिट या ग्रास, हर्ब्स की डेथ हो जाती है तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन इंटरैक्ट विद दीज पॉपुलेशन, डेड पॉपुलेशंस। तो कुल मिला के पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज कम्युनिटी। इसको कम्युनिटी कहते हैं। आप यहां पर डायग्राम की हेल्प से ज्यादा बेहतर समझेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में मैंने, देखिए H1, H2, H3, H रिप्रेजेंट हर्ब्स, डिफरेंट टाइप की हर्ब्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स।
उसके बाद में रैबिट R1 R2 जानते हैं आप, रैबिट हब्स को कौन खा रहा है, रैबिट खा रहे हैं। R1 R2 को खाने वाले फॉक्स F1 F2 दिए हैं, F1 F2 देख सकते हैं फॉक्स, F1 F2 इनको खाने वाले टाइगर T1 T2 T3, और इनकी जबकि किसी की भी डेथ हो जाए तो उसको खाने वाले M1 M2 माइक्रोब्स। कुल मिला के हब्स पॉपुलेशन, फॉक्स पॉपुलेशन, रैबिट पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन, माइक्रोब्स पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में आपस में एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन कर रही हैं, और जब इंट्रैक्शन करती हैं इसी को कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी को इसीलिए क्योंकि कम्युनिटी में सब लिविंग होते हैं, इसलिए कम्युनिटी को ज़्यादा बेहतर है कि आप बायोटिक बोलें, बायोटिक कम्युनिटी कहना ज़्यादा अच्छा है, बायोटिक, क्योंकि कम्युनिटी में सब लिविंग ही होते हैं, कोई नॉन लिविंग नहीं होता है। सो कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या होगी, क्लियर है, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, डिफरेंट एनिमल स्पीसीज, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड माइक्रोबियल पॉपुलेशन स्पीसीज इंटरैक्टिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, और कह सकते हैं यू कैन से फंक्शनल रिलेशनशिप, एक दूसरे को खाना पीना। इसलिए बायोटिक कम्युनिटी को हम डायनेमिक बोलते हैं हमेशा, डायनेमिक, क्योंकि एक दूसरे को खाना पीना चलता रहता है। अब मैं इसमें आगे बात करता हूं, बायोटिक कम्युनिटी में रैबिट ने हब्स को खा लिया, हब्स को लगातार फूड बनाना है, तो आपको नहीं लगता कि हब्स डिपेंड होगी फूड बनाने के लिए किस पर, वाटर पर, सनलाइट पर, मिनरल्स पर, सॉइल पर। इसका मतलब ये हुआ कि बायोटिक जो कम्युनिटी होती है वो अबायोटिक के साथ इंट्रैक्शन में रहती है। जब बायोटिक अबायोटिक के साथ इंट्रैक्शन में आ जाए तो बन जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बनता ही तब है जब बायोटिक और अबायोटिक दोनों, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में टोटल लिविंग और प्लस टोटल नॉन लिविंग मिलकर जो बनाते हैं वो इकोसिस्टम कहलाता है। जैसे डायग्राम में देखिए कितने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ये जो अंदर दिख रहा है ये आपको, ये बायोटिक है, जिसमें हर्ब्स, रैबिट, हर्ब्स को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने, फॉक्स को टाइगर ने, रैबिट को टाइगर खा सकता है। हर्ब्स, रैबिट, फॉक्स और टाइगर की डेथ हुई तो सेंटर में क्या है, माइक्रोब्स। ये सब क्या है, बायोटिक कम्युनिटी। और चारों ओर टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल क्या है, अबायोटिक। जब बायोटिक अबायोटिक के साथ इंटरेक्शन करता है तो कहलाता है इकोसिस्टम। इसलिए हम इसको इस तरीके से एरो बना देते हैं, बायोटिक इंटरेक्टिंग विद अबायोटिक इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे इसका एग्जांपल लें, एक पोंड है, पोंड के अंदर बायोटिक कौन है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश। अबायोटिक कौन, माइक्रोब्स भी है। अबायोटिक कौन है, वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई है, CO2 भी है, मिनरल्स है। और देखिए पोंड की अपनी एक बाउंड्री है, तो उसके अंदर बायोटिक भी है और अबायोटिक भी है, और आपस में क्या कर रहे हैं, इंट्रैक्शन कर रहे हैं, तो बन जाता है पोंड इकोसिस्टम। इसको हम पोंड इकोसिस्टम कह सकते हैं, ध्यान रखें। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ढेर सारे इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं बायोम्स। बायोम्स लार्ज एरिया होते हैं, लार्ज एरिया। बायोम्स लार्ज एरिया जिनका एक अपना एवरेज एनुअल टेम्परेचर होता है और एक अपना एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर एंड एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है। पूरे साल भर वहां का यूनिक क्लाइमेट होता है, ध्यान रखिए, उसे बायोम्स कहते हैं। जैसे लखनऊ और कानपुर में एक जैसा मौसम तो एक बायोम के हिस्से हैं, पटना भी ऐसा ही है, तो पटना, लखनऊ, कानपुर एक ही बायोम का हिस्सा है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर अलग बायोम है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट, वहां पर टेम्परेचर, वहां पर रेनफॉल, स्नोफॉल अलग होता है। तो लार्ज एरिया होते हैं, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन यूनिक होगा। इवन बायोम के अंदर वेजिटेशन भी, प्लांट्स भी यूनिक होते हैं, और इन पर फीड करने वाले एनिमल्स भी यूनिक होते हैं। हम बायोम्स को वी विल डिस्कस लेटर, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बायोम्स में अपने आप में एक पूरा का पूरा एक लेक्चर आपको मिलेगा बायोम्स पर। तो बस अभी ध्यान रखें, बायोम्स लार्ज एरिया होते हैं, इनका अपना एक यूनिक क्लाइमेट होता है। इसके बाद में अर्थ के ऊपर टोटल लिविंग जो रहते हैं, जहां पर रहते हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर पूरे अर्थ के ऊपर, देखिए एटमॉस्फेयर है,
क्या आप बता सकते हैं मुझे कि एटमॉस्फेयर, क्या पूरा एटमॉस्फेयर रहने लायक है? एक हाइट के बाद में एटमॉस्फेयर है लेकिन रह नहीं सकते क्योंकि वहां पर प्रेशर का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। तो एटमॉस्फेयर के कुछ पार्ट में लाइफ है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडी, क्या पूरी वाटर बॉडी में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ढेर सारा बिल्कुल डार्क एरिया है, वहां पर नहीं रह सकते, लाइट नहीं पहुंचती। लिथोस्फीयर मतलब लैंड पर मेंटल और कोर में तो लाइफ ही नहीं है, ऊपर क्रस्ट पर है। तो लिथोस्फीयर लैंड पार्ट, हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडी एंड एटमॉस्फेयर, जहां तीनों मिलते हैं, तीनों प्रेजेंट होते हैं, वहां पर लाइफ डेवलप हो जाती है। इसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। देखिए एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों मिलकर कॉमन पार्ट जहां होता है। देखिए अकेला एटमॉस्फेयर है, लिथो और हाइड्रो नहीं है, लाइफ नहीं आएगी। अकेला हाइड्रो है, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर की कमी है, लाइफ नहीं आएगी। इनमें से कोई एक भी गायब हो जाए ना तो लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकते। यदि जिस एरिया में आप बैठे हैं तो वहां पर ये तीनों मिल रहे हैं, पीने के लिए पानी मिल रहा है, क्रॉप के लिए लैंड है आपके एरिया में, और एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन। इनमें से एटमॉस्फेयर हटा दो, पानी दे दो और लैंड दे दो, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जरा सोचिए कि अर्थ का जब एवोल्यूशन हुआ होगा तो अर्थ का एवोल्यूशन हुआ तो लैंड पार्ट तो बन गया था, तो लिथोस्फीयर तो था लेकिन लाइफ नहीं थी। उसके बाद में वाटर भी आ गया था, हाइड्रोस्फीयर, लेकिन तब भी लाइफ नहीं थी। लाइफ कब आई? जब लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के साथ आकर जुड़ा एटमॉस्फेयर। तो ध्यान रखें, जैसे ये तीनों एरिया, तीनों चीजें, तीनों स्फीयर आते हैं, वहां पर अपने आप ही लाइफ के लायक जगह बन जाती है। इसे जहां भी लाइफ है वो हिस्सा है बायोस्फीयर का, उसको बायोस्फीयर ही कहते हैं। देखिए मून के ऊपर लाइफ नहीं है, क्यों? क्योंकि मून पर लैंड है तो लिथोस्फीयर है। मून के ऊपर हाइड्रोस्फीयर भी है, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई वहां पर एक्सपर्ट की पानी है, लेकिन लाइफ फिर भी नहीं है। क्यों? कि अभी वहां एटमॉस्फेयर, जिस दिन एटमॉस्फेयर आ गया अपने आप ही वहां पर लाइफ आ जाएगी, क्योंकि वहां पर बन जाएगा बायोस्फीयर। इकोलॉजिकल हायरार्की के अंदर डिटेल में हम अपने आपके सिलेबस में इसी को पढ़ेंगे, देखा जाए तो एक एक करके, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर। ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की ओर जाने पर, ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की ओर जाने पर क्या आप बता सकते हैं साइज में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज और डिक्रीज? साइज इंक्रीज होता है। यहां आप रैबिट की बात कर रहे हैं, वहां तो पूरा बायोस्फीयर है। यदि मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी की, तो कॉम्प्लेक्सिटी बताइए बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज। अब यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की? तो आंसर क्या जाएगा? ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की? तो आंसर क्या जाएगा? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इकोसिस्टम। या क्वेश्चन सुनिए दूसरा, इनमें से कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? ऑर्गेनिज्म। रैबिट तो ग्रास के बिना नहीं रह सकता, इंडिपेंडेंट नहीं है। पॉपुलेशन नहीं रह सकती दूसरी पॉपुलेशन के बिना। बायोटिक कम्युनिटी अबायोटिक के बिना नहीं रह सकती। इकोसिस्टम इंडिपेंडेंट है क्योंकि बायोटिक और अबायोटिक दोनों प्रेजेंट हैं। से स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम, या सबसे छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट जो इंडिपेंडेंट रह सकती है, जिसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वह है इकोसिस्टम। तो ये था इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में इंफॉर्मेशन। इकोलॉजिकल हायरार्की के अंदर हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं जिसे बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, इकोसिस्टम मिलकर बायोम्स एंड बायोम्स मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। ये था इकोलॉजिकल हायरार्की। अब इकोलॉजिकल हायरार्की के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसी से शुरू करते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। क्या है ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी और इकोलॉजिकल हायरार्की।
इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, वो फिक्स्ड लाइफ स्पैन दिखाता है। मतलब फिक्स्ड लाइफ स्पैन का मतलब ऑर्गेनिज्म बर्थ लेते हैं, पैदा होते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और फाइनली डेथ हो जाती है। तो देखिए शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर फिक्स्ड लाइफ स्पैन। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो बर्थ लेगा, पैदा होगा, ग्रोथ करेगा और उसे पता है कि एक टाइम के बाद उसकी डेथ कंफर्म है, तो उससे पहले रिप्रोड्यूस करके अपनी मल्टीपल कॉपी बना लेता है। तो एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन फॉलो करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। दे मे बी स्मॉल लाइक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, दे मे बी लार्ज लाइक शार्क, व्हेल, एलिफेंट, राइनो, दे मे बी यूनिसेल्युलर सिंगल सेल के बने हो सकते हैं, दे मे बी मल्टी सेल्युलर, तो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, एक सेल के बने हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल के बने हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है। एनसीईआरटी में भी आप इसको मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। एग्जाम में यहाँ से ये जो खास इंफॉर्मेशन है इसके पूछे जाने के चांस रहते हैं। वो क्या है? ecology at the organismic level is essentially known as physiological ecology। ध्यान रखें, ऑर्गेनिज्म लेवल पर जो इकोलॉजी स्टडी की जाती है उसको फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहा जाता है। अब फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी को किस तरीके से समझेंगे? देखिए हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, हमने एक ही स्पीसीज के दो मेंबर लिए हैं, एक ही स्पीसीज के दो मेंबर हैं। एक मेंबर को, जो ये वाला मेंबर है, इन्हें चलिए हम स्टडी के लिए ए और बी बोल देते हैं। ये ए है और ये बी है। ए और बी दोनों एक ही स्पीसीज के मेंबर्स हैं। ए को हमने पानी की कोई कमी नहीं होने दी, मिनरल्स की कोई कमी होने नहीं दी और लाइट भी बहुत अच्छी खासी दी, मतलब लाइट के अंदर रखा, लाइट की कोई कमी नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब लाइट की कोई कमी नहीं है, वाटर की कोई कमी नहीं है, मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, तो ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा। फोटोसिंथेसिस बढ़िया करेगा क्योंकि लीफ भी देखिए इतनी अच्छी खासी ब्रॉड लीव्स हैं और 4 है नंबर में। और जब फूड अच्छा बनेगा, लाइट बढ़िया ट्रैप होगी, वाटर मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, तो ग्रोथ बढ़िया करेगा और ग्रोथ के साथ फिर रिप्रोडक्शन भी बढ़िया करेगा। देखिए 3 फ्लावर दिख रहे हैं। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो फ्लावर दिख रहे हैं, फ्लावर से जो है फ्रूट बनेंगे, सीड बनेंगे, बीज बनेंगे। तो कुल मिला के अबायोटिक फैक्टर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, दे आर अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ दिस प्लांट। इस प्लांट की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इसको स्टडी करने लग जाऊं तो यही इसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहलाएगी। देखिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? फिजियोलॉजी तो है। तो क्या हुआ? इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल पर, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के ऊपर अबायोटिक फैक्टर के इम्पैक्ट को जो स्टडी करना होता है उसको फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। अब किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म, प्लांट जैसे है यहाँ पर, उस पर अबायोटिक फैक्टर के इम्पैक्ट को स्टडी किसकी फॉर्म में किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यदि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बढ़िया कर रहा है तो इसका मतलब अच्छी खासी लाइट, अच्छा अबायोटिक इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया मिल रहा है। दूसरा प्लांट बी देखिए, इसको हमने लाइट भी कम दी है, देखिए यहाँ पर 2 एरो ही दिखाए हैं, मिनरल्स भी कम दिए, एक ही है, वाटर भी कम दिए। ऐसी कंडीशन में देखिए लीव्स कितनी श्रिंक रह गई, नैरो। जब लीव्स नैरो रह गई, फूड का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होगा, लाइट को ट्रैप नहीं कर पाया ढंग से, तो फिर रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर भी ज्यादा नहीं बना पाया। वहां 3 थे, यहाँ 1 ही बना। तो क्वालिटी भी सही नहीं है और क्वांटिटी भी कम है। तो इस तरीके से अबायोटिक फैक्टर का
इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो आप इसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। इसी को फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी? तो आपको डेफिनेशन याद रखना है, इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल, एंड इस लेवल पर जो इकोलॉजी होती है जो कि इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की फॉर्म में एग्जिबिट होती है, इसी को फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में हमने समझा दिया है। चलिए अब ऑर्गेनिज्म के बाद में, ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हुआ तो इकोलॉजिकल हायरार्की में एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में? पॉपुलेशन। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग एट वन प्लेस, इसी को पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे पॉपुलेशन ऑफ कोटा, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश, पॉपुलेशन ऑफ देहरादून, पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर। तो इस तरीके से जो है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक ही स्पीसीज के एक से ज्यादा जो मेंबर्स होते हैं वही पॉपुलेशन बनाते हैं। सो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन को यहां पर आपको 3 पार्ट में क्लासिफाई करके दिखाया है। पॉपुलेशन में पहली है लोकल पॉपुलेशन, जिसे डीम्स भी कहते हैं। याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लोकल पॉपुलेशन या इसको डीम्स भी बोला जाता है। दूसरा सिस्टर पॉपुलेशन, और थर्ड मेटा पॉपुलेशन। चलिए तीनों को हम एक एग्जांपल से एक साथ समझते हैं। ये है कोटा में रहने वाले ह्यूमन H1, ह्यूमन H2, H3, H4, ये कोटा में रह रहे हैं। जो पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में लंबे समय तक रहती है, लंबे समय से रह रही है, वो पॉपुलेशन उस एरिया की लोकल पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे कोटा में जो लोग 10, 15, 20 साल से रह रहे हैं वो कोटा की लोकल पॉपुलेशन बनाते हैं। तो ये है लोकल पॉपुलेशन। सो लोकल पॉपुलेशन ऑफ कोटा। तो लोकल पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या होगा? सेम स्पीसीज इन अ सेम एरिया। सेम एरिया के अंदर सेम ही जो स्पीसीज प्रेजेंट होती है उसी को लोकल पॉपुलेशन या डीम्स कहते हैं। तो इसको लोकल पॉपुलेशन ऑफ कोटा भी कह सकते हैं और इसको डीम्स ऑफ कोटा भी कह सकते हैं। H5, H6, H7, H8 ये ह्यूमन पॉपुलेशन, भैया 4 लिए, 4000 भी हो सकती है। ये लोकल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली की लोकल पॉपुलेशन है। तो वो दिल्ली में लंबे समय से रह रहे हैं, तो सेम स्पीसीज प्रेजेंट इन अ सेम एरिया, ये लोकल पॉपुलेशन या डीम्स की डेफिनेशन है। अब देखिए, कोटा में रहने वाले लोग कोटा के लोकल, दिल्ली में रहने वाले लोग दिल्ली के लोकल, लेकिन दोनों आपस में एक ही तो सेम स्पीसीज ही तो है भाई, एरिया ही तो अलग अलग है। अब जैसे दिल्ली में रहने वाले लोग और लद्दाख में रहने वाले लोग, लद्दाख हिली एरिया है, पहाड़ों पर पहाड़ी लोग जो रहते हैं, वो एरिया अलग है लेकिन दोनों जगह होमोसैपियंस है। चाहे वो आप दिल्ली लद्दाख का कंपैरिजन करो या दिल्ली और कोटा का करो, तो बस अंतर इतना है कि एरिया अलग है, स्पीसीज सेम है। तो इस रिलेशनशिप को कि सेम स्पीसीज बट डिफरेंट एरिया आपस में कहलाते हैं सिस्टर पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे एशिया में मिलने वाला जो लायन है वो इंडिया में मिलता है, एशियाटिक लायन अफ्रीका में मिलते हैं, अफ्रीकन लायन। तो दोनों जो है स्पीसीज क्या है? सेम है, लायन है, लेकिन डिफरेंट एरिया में प्रेजेंट है, एक इंडिया में तो दूसरा अफ्रीका में। तो आपस में कैसे हुए? सिस्टर पॉपुलेशन। सेम स्पीसीज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट एरिया, इनको सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग, इंडिया में रहने वाले लोग आपस में क्या है? सिस्टर पॉपुलेशन। इंडिया में रहने वाले लोग, पाकिस्तान में रहने वाले लोग आपस में क्या है? दुश्मन पॉपुलेशन नहीं है, एनिमी पॉपुलेशन नहीं है, सिस्टर पॉपुलेशन है। इकोलॉजी कहती है कि सेम लोग वहां पर भी रहते हैं, हम भी होमोसैपियंस, वो भी होमोसैपियंस, बस एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग है, तो सिस्टर पॉपुलेशन। अब देखिए मेटा पॉपुलेशन किसे कहते हैं, इसको इसी में समझें। ये जो कोटा के अंदर H1 और H2 हैं, ये हायर स्टडीज को पूरा करके इनको दिल्ली NCR में जॉब में लगा और ये
H1 और H2 दिल्ली जाकर फ्लैट लेकर रह रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। अब देखिए कोटा में लोकल थे, अब लेकिन अब दिल्ली में चले गए, तो दिल्ली में अभी गए हैं 1-2 साल ही हुआ है, तो दिल्ली की लोकल तो बनाएंगे ही नहीं। तो H1 और H2 जो दिल्ली में रह रहे हैं वो मेटा पॉपुलेशन बनाता है। उसी प्रकार H7 और H8 को पता लगा कि कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन होती है, तो वो तैयारी करने के लिए आ गए हैं कहां पर, कोटा में। तो H7 और H8 दिल्ली में नहीं, अब कोटा में रह रहे हैं, तो ये H7 और H8 जो कोटा में है, H1 और H2 जो दिल्ली में है, ये कहलाते हैं मेटा पॉपुलेशन। इसको मेटा पॉपुलेशन कहते हैं, जो आना जाना रखती है, दो ज्योग्राफिकल एरिया के बीच में जो आना जाना रखती है वो मेटा पॉपुलेशन कहलाती है। डेफिनेशन देखिए, इंटरकनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स। डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स के थ्रू जो इंटरकनेक्टेड रहती है वह मेटा पॉपुलेशन कहलाती है। इसको अब एक और मैं सॉलिड एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखिए, दिल्ली में रहने वाले लोग दिल्ली के लोकल, हिमाचल शिमला में रहने वाले शिमला के लोकल। अब दिल्ली वाले जो है घूमने फिरने के लिए शिमला चले जाते हैं 8-10 दिन के लिए टूर पर, तो शिमला में घूम रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, मेटा पॉपुलेशन। देखिए यहां पर दिल्ली में रहने वाले दिल्ली के लोकल, शिमला में रहने वाले शिमला के लोकल, आपस में कैसा रिलेशन हुआ, सिस्टर पॉपुलेशन। अब दिल्ली के लोग शिमला घूमने चले गए, शिमला के लोग दिल्ली आ गए, हायर स्टडीज पढ़ने के लिए आ गए या शॉपिंग के लिए आ गए, तो आपस में क्या है, सिस्टर भी है और मेटा भी बना रहे हैं। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि सिस्टर तो है लेकिन मेटा नहीं है, मतलब सेम स्पीसीज है लेकिन आना जाना नहीं है। देयर इज सम ज्योग्राफिकल बैरियर्स, पॉलिटिकल बैरियर्स, कुछ वजह है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान की बात करते हैं, हम 3 कंट्री ले लेते हैं, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया के लोग जापान में आते जाते हैं, जापान के लोग साउथ कोरिया आते जाते हैं, तो आपस में सिस्टर पॉपुलेशन भी है, आना जाना है दोनों कंट्री के बीच में, तो मेटा पॉपुलेशन भी बना रहे हैं। लेकिन साउथ कोरिया के लोग नॉर्थ कोरिया में नहीं जाते और नॉर्थ कोरिया के लोग साउथ कोरिया में नहीं जाते, देखते ही गोली मार देते हैं वो। तो इसलिए साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों में ह्यूमन ही रहते हैं, होमोसेपियंस। तो इसका मतलब आपस में कैसे हैं, सिस्टर पॉपुलेशन, बट आना जाना नहीं है, इसलिए मेटा पॉपुलेशन नहीं बनाते। देखिए आना जाना सेम स्पीसीज के बीच में ही होता है, ध्यान रखें, कई जगह आना जाना है, कई जगह नहीं है। इसलिए एक स्टेटमेंट यहां पर आप खुद एनालाइज करिए, मैं आपको बताता हूं। All meta populations are sister population, but all sister population are not meta population. भाई जो सिस्टर होगी वो तो मेटा ही होगी क्योंकि सेम स्पीसीज के बीच में ही आना जाना होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सिस्टर हो वो मेटा भी हो। जिस तरीके से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का मामला है कि आपस में सिस्टर हैं लेकिन मेटा नहीं है, ध्यान रखें। जबकि साउथ कोरिया एंड जापान आपस में सिस्टर भी हैं और मेटा भी है। तो फिर से मैं एक स्टेटमेंट दोबारा बोल देता हूं, ऑल मेटा पॉपुलेशन आर सिस्टर पॉपुलेशन, बट ऑल सिस्टर पॉपुलेशन आर नॉट मेटा पॉपुलेशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था पॉपुलेशन से रिलेटेड, बिल्कुल क्लियर याद रखना है। लोकल पॉपुलेशन डीम्स कहलाती है, सिस्टर और मेटा में डिफरेंसेस, लोकल, सिस्टर, मेटा, बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है। चलिए पॉपुलेशन के बाद में बात करते हैं, स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। स्पीसीज सबसे पहले देखिए, स्पीसीज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। आप टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में जानते हैं, किंगडम से जब चलते हैं तो लास्ट में स्पीसीज आती है। तो सबसे छोटी जो यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीसीज। ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं यदि डेफिनेशन की बात करूं तो स्पीसीज की डेफिनेशन यहां पर हमने 4 पार्ट में समझेंगे, 1, 2, 3, 4। ए और बी दो ऑर्गेनिज्म हैं, ए एंड बी। चलिए हम बात करें ए एंड बी, दो ऑर्गेनिज्म, ए एंड बी, दो ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों सेम स्पीसीज हो सकते हैं, ये दोनों ए और बी सेम स्पीसीज हो सकते हैं,
कब हो सकते हैं? इफ दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स। पॉइंट नंबर 1, मतलब स्पीसीज में सबसे बोला कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स, मतलब मम्मा और पापा एक ही स्पीसीज के होने चाहिए उनके। ऐसे नहीं कि मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से म्यूल बन गया तो वो स्पीसीज नहीं कहलाएगा, क्योंकि मदर और फादर अलग अलग स्पीसीज के हैं। सेम स्पीसीज के होने चाहिए और स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और बिहेवियर में भी सेम होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर एंड प्रोड्यूस्ड बाय सिमिलर पेरेंट्स, सेम स्पीसीज के पेरेंट्स होने चाहिए। दे मस्ट हैव कॉमन जीन पूल, मतलब ए और बी के बीच में एक जीन पूल कॉमन होना चाहिए। जीन पूल का मतलब मैं ए का जीनोम निकालूं और इसके अंदर 20,000 जीन्स निकले, 20,000 जीन, तो बी के अंदर भी 20,000, 20,000 ही होने चाहिए, ना कि एक ज्यादा ना ही एक कम। मैं होमोसेपियंस, आप होमोसेपियंस, आपके अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ जीन्स है उतने मेरे अंदर है, एक भी कम और ज्यादा नहीं। यदि एक ही भी कम और ज्यादा हो जाए तो फिर वो आप जानते हैं लीथल डिजीज सिंड्रोम जैसा कुछ हो सकता है। सो क्या आया पॉइंट? दे हैव कॉमन जीन पूल, जीन पूल कॉमन हो जाए, नंबर ऑफ जीन्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए, 20,000 ए में तो बी में भी 20,000। थर्ड, सबसे सॉलिड स्टेटमेंट, सबसे सॉलिड, ये स्टेटमेंट थोड़ा आपको याद भी दिला देगा कहीं की, वो देखिए कैसे। दे कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशंस, ए और बी सेम स्पीसीज हो सकते हैं यदि ये दोनों नेचुरल कंडीशन में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करने में कैपेबल हो। आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग नहीं चल रही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं चल रहा कि स्पर्म लिया और एग भी लिया और केमिकल डालकर समझा दिया स्पर्म को और एग के साथ उसने फ्यूज कर दिया, वो तो इन विट्रो है। हम बात कर रहे हैं इन विवो, मीन्स नेचुरल। यदि ए और बी नेचुरल कंडीशन में दे आर कैपेबल टू इंटरब्रीड विद ईच अदर, देन दे आर सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के मेंबर हैं। डिफरेंट स्पीसीज नेचुरल कंडीशन में इंटरब्रीड नहीं कर सकती। सो बता सकते हैं आप कि ये कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन एंड प्रोड्यूस्ड फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ए और बी ने नेचुरल कंडीशन में इंटरब्रीड किया और उसके बाद में ए और बी से जब ऑफ स्प्रिंग होगा तो वह भी फर्टाइल होना चाहिए, ना कि स्टेराइल। तो ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज है जो मेयर साहब ने दिया था 11th एनसीईआरटी के अंदर, आप डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। अर्नेस्ट मेयर साहब ने यही दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो कि काफी हद तक सॉलिड कॉन्सेप्ट माना जाता है डिफाइनिंग द स्पीसीज डेफिनेशन। स्पीसीज को बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन करता है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट, दे मस्ट बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मतलब ए और बी दूसरी अदर स्पीसीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होने चाहिए। सेम स्पीसीज में आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना चाहिए। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? बिल्कुल सिंपल, एक लाइन से समझे। ह्यूमन स्पर्म कांट रिप्रोड्यूस और कांट फर्टिलाइज द एग ऑफ कैट। कैट के एग को ह्यूमन का स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता कि ह्यूमन और कैट के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, चाहे कितना भी समझा देना आप। और ह्यूमन का स्पर्म ह्यूमन के एग को फर्टिलाइज तुरंत कर देगा, चाहे आप कितना भी समझा लेना कि भाई फर्टिलाइज मत करना, लेकिन यदि ह्यूमन स्पर्म ह्यूमन एग एकदम फर्टिलाइज कर देगा, ह्यूमन स्पर्म कैट का एग कितना भी कोशिश कर लेना फर्टिलाइज नहीं करेगा नेचुरल कंडीशन में। सेम स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं होता, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। जिस दिन कैट के एग को फर्टिलाइज कर दिया ह्यूमन स्पर्म ने, उस दिन ह्यूमन और कैट के बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं रहेगा और कैट हमारी ही स्पीसीज बन जाएगी। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ध्यान रखना है। तो ये पूरे जो चारों पॉइंट्स हैं ये मिलकर एक्सप्लेन करते हैं डेफिनेशन को, स्पीसीज की डेफिनेशन को। स्पीसीज की डेफिनेशन के बाद में इसमें सम टर्म्स मॉड्यूल के अंदर है, सम टर्म्स रिलेटेड टू स्पीसीज, जिसमें पहली एंडेमिक स्पीसीज, इसे एंडेमिज्म भी कहते हैं,
कीस्टोन स्पीसीज एंड क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। इन तीनों जो टर्म्स हैं स्पीसीज से रिलेटेड, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं।